असली मसाले सच सच MDH। ये ऐड तो भैया आप लोगों ने देखा ही होगा। और इस MDH मसाले का एक पैकेट आपकी रसोई या फ्रिज में पड़ा ही होगा और इस पैकेट पे एक फोटो होगी इन दादाजी की। इनकी फोटो तो कई लोग जानते हैं पर इनकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। आज डिस्कस करेंगे कैसे इन्होंने MDH को ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इज्जत दिलाई है। तो आज की केस स्टडी में बात होगी महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की। ये थे एक पांचवी पास टांगे वाले जिनका बंटवारे के समय घर, पैसा, दुकान सब पाकिस्तान में रह गया था। एक छोटी सी दुकान से इन्होंने मसाले बेचने की शुरुआत की और एवरेस्ट के बाद देश का दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के रूप में उभरे। न सिर्फ देश बल्कि 100 से ज्यादा देशों में भी इसको एक्सपोर्ट करते हैं। और हाँ, एक्सपोर्ट से याद आया, इस समय सिंगापुर, हांगकांग और मॉरिशस ने MDH के कुछ मसालों को बैन कर रखा है। वो क्या घटना है और उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है, इसको भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1600 करोड़ रुपए की इनकी लास्ट ईयर सेल थी, यानी 4.5 करोड़ रुपए पर डे। धर्मपाल जी FMCG सेक्टर में हाईएस्ट पेड CEO बने 2017 में। इनको देश में पद्म भूषण सम्मान भी राष्ट्रपति ने दिया हुआ है। तो आज की केस स्टडी में डिस्कस करेंगे MDH की शुरुआत कैसे हुई, कैसे उस समय के कंपटीशन को हराया, कैसे देश का दूसरा सबसे बड़ा मसाले का ब्रांड बनाया, कैसे 4.5 करोड़ रुपए पर डे की सेल तक पहुंचे और 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करने लगे। दुबई, लंदन में ऑफर्स डाल लिया। और इनको आखिर सैलरी कितनी मिलती थी, ये अपने ऐड में खुद क्यों आते थे और ये सैलरी जो मिलती थी उस सैलरी का करते क्या थे, सब बताएगा आपका राहुल। तो आप व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं या व्यापार में किसी भी तरह का इंटरेस्ट रखते हैं या जिंदगी में कुछ सीख के सफल बनना चाहते हैं तो आज की केस स्टडी अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी केस स्टडी बताऊंगा 5 ऐसे लेसन जो ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स और जीवन सबको पलट के रख देंगे। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। शुरुआत से शुरू करते हैं कैसे बनी MDH। और ये जो MDH बनी है ये देखा जाए तो पार्ट 2 है। असली MDH खुली थी 1919 में। धर्मपाल गुलाटी जी के फादर चुन्नीलाल गुलाटी जी ने खोली थी और वो खोली थी सियालकोट में, जो कि उस समय भारत में ही था। धर्मपाल जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़े। 5वीं क्लास में एक बार टीचर ने पकड़ के कूट दिया था और कूट दिया तो इन्होंने कभी आज के बाद दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा और फिर स्कूल गए ही नहीं। अब स्कूल छोड़ दिया तो बोले घर में बैठा बैठा कुछ छोटा मोटा काम करो। तो छोटे मोटे कई काम आजमाए, कभी शीशा बेचा, कभी मेहंदी बेची, कभी साबुन बेचे, लेकिन सब में वही है कि कुछ शुरुआत में जोश आता, थोड़े टाइम बेचते, फिर मन भर जाता, वापस आ जाते। लास्ट में पिताजी ने कहा बेटा तेरे से ना होगा, तो एक काम कर अपनी दुकान पे बैठा कर। दुकान में बैठे तो बड़ा मन लगा कि यार ये चीज सही है, यहाँ बैठेंगे। अब उनका दुकान में मन लगा, तब तक आ गया 1947, देश का हो गया बंटवारा और ये सियालकोट आ गया पाकिस्तान में। तो इन्होंने अपना घर, व्यापार, दुकान सब छोड़ के पूरी ट्रेन में बैठ के भारत में अमृतसर पहुंचे। वो एक बड़ा दर्दनाक हादसा था। ये खुद बताते हैं कि इंटरव्यू में कि भाई जिस ट्रेन से हम आए थे उसके बाद जो अगली ट्रेन आई थी पूरी लाशों से भरी हुई ट्रेन आई थी, यानी थोड़ी समय की देरी होती तो हम भी शायद लाश बन चुके होते। तो अमृतसर से कुछ समय बाद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में सोचे क्या काम करे, तो कुछ समय तक टांगा चलाया, लेकिन टांगा चलाने के बाद भी वही बात कि ठीक है यार थोड़े समय काम किया, वो भी छोड़ दिया। बोले अब क्या करें यार, ऐसी जगह जहाँ टिक के काम हो सके। तो उन्होंने कहा टिक के तो अपने जीवन में एक ही काम किया है, अपने पिताजी की दुकान पे। तो उस समय टांगा बेच के और जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे इन्होंने अपनी दुकान की शुरुआत की। उसका नाम भी वही रखा जो पिताजी ने रखा था, महाशय दी हट्टी, 1948 में। और यह है महाशय दी हट्टी 2.2 और यहाँ से इस करंट MDH की शुरुआत होती है। उन्होंने दुकान तो खोल ली साहब, लेकिन उस समय अकेले थोड़ी मसाले बेच रहे थे, उसमें बहुत लोग मसाले बेच रहे थे। तो उस समय ये सक्सेसफुल कैसे हुए, नाम कैसे बना? तो भाई साहब बिजनेस में एक रूल लिख लो साहब, अभी बिजनेस में सफलता पाने के लिए 3 चीज या 3 में से एक चीज करनी होती है। पहला, या तो आप बेस्ट बनो, या आप फर्स्ट बनो, या आप डिफरेंट बनो। जो भी करो या तो सबसे पहले करो, सबसे अच्छा करो या सबसे अलग करो। मसाले बेचने में क्या पहले और मसाला बेचने में क्या अलग? हाँ, मसाले में बेस्ट मसाले हो सकते हैं, तो इन्होंने उस पे ध्यान दिया। उस समय के मार्केट में ऐसा नहीं था लोगों के पास बहुत पैसा था या बहुत ज्यादा केयर थी। उस समय भाई साहब जितने भी लोग मसाला बेच रहे थे वो मिलावटी मसाला बेच रहे थे कि भाई साहब हल्दी में कुछ और मिला दिया, कच्चा पक्का मसाला बेच रहे थे। उससे एक तो मसाले के दाम कम हो जाते थे और थोड़ा इनका पैसे ज्यादा बच जाते थे। इनके पास भी ऑप्शन था, चाहते तो ये भी करते, पर इन्होंने कहा नहीं भैया हमारे सिद्धांतों की बात है, हमने पिताजी के टाइम पे आज तक कभी नहीं किया और मैं कभी किसी को गलत चीज नहीं खिलाऊंगा। तो मैं तो भैया बढ़िया क्वालिटी के मसाले ही बनाऊंगा। अब भैया बढ़िया क्वालिटी के मसाले बनाओगे तो रेट जाएगी ऊपर। अब रेट ऊपर जाएगी तो कोई लेगा नहीं, और अगर रेट ऊपर नहीं की, कम रेट पे बेचा और क्वालिटी अच्छी दी तो तुम्हारा पैसा नहीं बनेगा। उनका पैसा ना बने तो ना बने,
दुनिया 10 रुपए कमा रही है, मैं 5 रुपए कमा के खुश हूँ, लेकिन भाई साहब चीज बढ़िया बेचूंगा। तो इन्होंने भैया बढ़िया क्वालिटी के मसाले काम में लिए, बिल्कुल मिलावट नहीं की, खुद ही सारी प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। इन्होंने कहा खरीदूंगा भी मैं, कूटने में भी भाई साहब मेरे सामने कुटेगा, पैकिंग भी मैं ही करता हूँ और बेचने में भी दिमाग में ही लगाता हूँ। सारी चीज़ों में जब जाके इन्वॉल्व हुए, कॉस्टिंग कम से कम रखी और जब प्रोडक्ट बेचा तो भाई साहब ग्राहकों के एक बार मसाला मुंह लगा, उन्होंने कहा भैया सारे मसाले एक तरफ और ये भाई साहब महाशहदी हट्टी वाला MDH एक तरफ। तो भाई साहब दुकान के बाहर लग गई लाइन। तो जो कहते हैं ना कि भैया जो इन्होंने मार्जिन वैल्यू में खोया था वो क्वांटिटी में इनको मिल गया और अल्टीमेटली इनका ग्राहक का दोनों का भला हो गया। तो यहाँ पे आते हैं अपन बिजनेस लेसन नंबर 1 पे। कहते ना तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। इसका बिजनेस वर्जन यह है, तुम कस्टमर की सुनो, कस्टमर तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तुम जरा सी क्वालिटी की तरफ कदम तो बढ़ाओ, फिर ग्राहक भाई साहब तुम्हें निहाल कर देगा। तुमने एक बार बढ़िया क्वालिटी दी, ग्राहक आजीवन तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा। तो भाई साहब क्वालिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बेस्ट चीज दो, ग्राहक को बेस्ट चीज समझ आती है और वो एक बार नहीं बार बार आएगा। तुम्हारा असली मार्जिन, असली सफलता वहीं से आएगी। अब दूसरा सवाल आता है कि सर जी चलो एक दुकान तो बढ़िया चल गई, हमारी भी एक दुकान तो बढ़िया चलती है, लेकिन ओवरऑल पूरी दिल्ली में, पूरे देश में, विश्व में नाम कैसे हो, ब्रांड कैसे बने? तो ब्रांड बनने के लिए है भाई साहब आपकी अलग पहचान होनी चाहिए। आपको दुनिया से अलग दिखना पड़ेगा, दुनिया से अलग होना पड़ेगा। अभी आप बेस्ट थे, अब थोड़ा डिफरेंट होना पड़ेगा। तो इनका डिफरेंट कैसे हो? तो पहले तो क्वालिटी में डिफरेंट हो ही गए। दूसरा कहा कि अब कहाँ के डिफरेंट हो? नॉर्मली इसमें प्लास्टिक की पन्नी में मसाला भरा और हाथ में पकड़ा दी, ले जाओ बहन जी। अब की बार उन्होंने कहा नहीं मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। तो उन्होंने भैया प्लास्टिक की पन्नी में तो डाला ही, उस पन्नी को उठा के पेपर के बॉक्स में डाल दिया और उस बॉक्स के ऊपर अपनी दुकान का नाम। अब बोले इतने से बॉक्स पे लिखेंगे महाशहदी हट्टी, लंबा हो जाएगा, तो बोले छोटा कर देते हैं MDH। और बोले MDH नाम से कोई दुनिया कॉपी भेज दे तो बोले अपनी लगा देते हैं फोटो। तो अपनी लगा दी फोटो, लग दिया MDH और उसमें लिख दिया कि जी हाइजीन से बनाते हैं, साफ तरीके से बनाते हैं, फुल ऑफ फ्लेवर है, टेस्टी है। अब भाई साहब पहली बार दुनिया देख रही है, अच्छा डब्बा MDH दादाजी। और भाई साहब ये प्रोडक्ट भी डिफरेंट था, पैकिंग भी डिफरेंट हो गई। अब एक बार ऐसी बिजनेस के सिलसिले में गए मुंबई। अब मुंबई में एक मसालों की दुकान देखी, देख के तो बहुत चक्के रह गए। एकदम बढ़िया दुकान बनी हुई थी, बढ़िया दुकान का इंटीरियर शानदार, वहाँ पे शेल्फ बनी हुई, मसाले सजे हुए, एकदम डिजाइन। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, दिल्ली में आके बोले यही करूँगा। अब उन्होंने अपनी दुकान की जो क्वालिटी थी उसको भी बेटर कर लिया, बड़ी दुकान खरीदी, बढ़िया इंटीरियर कराया, बढ़िया किराने में रख के एकदम मस्त सजा दिया। अब देखो प्रोडक्ट भी अलग, पैकेजिंग भी अलग, दुकान भी सबसे अलग, तीनों का कॉम्बो मिलके अलग से बन गया ना ब्रांड MDH, हो गई ना पहचान। तो यहाँ पे आता है बिजनेस लेसन नंबर 2। यह है ब्रांडिंग का लेसन कि अगर आपको ब्रांड बनना है तो दुनिया से अलग दिखना पड़ेगा। अब दिखना चाहे पैकिंग में अलग दिखो, चाहे आप क्वालिटी में अलग दिखो, चाहे मैसेजिंग में अलग दिखो, अलग दिखना पड़ेगा और खुद की बड़ाई खुद के मुंह से करनी पड़ेगी। इन्होंने अपने मुंह से बोला हम बढ़िया 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 बढ़िया, और जब तक बोलते रहे जब तक ग्राहक को रट नहीं गया। अब जब कुछ समय बाद ग्राहक को रट गया कि हाँ यार बढ़िया तो है। पहले मैगी वाले बोलते थे 2 मिनट मैगी, 2 मिनट मैगी। फेविकोल वाले बोलते थे फेविकोल का जो टूटेगा नहीं टूटेगा नहीं। कुछ बोलते रहे, उसके बाद कंपनी ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन ग्राहकों के जुबान पे चढ़ गया। ऐसे बनते हैं ब्रांड्स। और ऑल जी इनकी जिंदगी तो बड़ी सिंपल सी लग रही है यार, एक छोटी दुकान, बड़ी दुकान, बढ़िया पैकेज, मजे ही मजे। अरे सर जी ऐसे मजे नहीं होते, बहुत चैलेंज आते हैं जीवन में। अब जब इनका काम बढ़ने लगा तो इन्होंने कहा कि यार काम बढ़ने लगा, मैं अकेला कितना प्रोडक्शन करूंगा। इन्होंने आउटसोर्सिंग चालू की। एक दोस्त को बोला भाई तू हल्दी पाउडर बना दे, किसी रिश्तेदार को बोला तू ये वाला मसाला बना दे। फिर बिजनेस के ऑपरेशन में दोस्त को रख लिया कि यार ये दोस्त परचेज देख लिया करेगा, ये मेरा मामा जी का लड़का ये देख लिया करेगा। अपने दोस्तों को, परिवारों को बिजनेस में ले आए। अब भाई साहब हर आदमी के साथ अनुभव अच्छा नहीं होता। पता चला इनका जो दोस्त को परचेज डिपार्टमेंट में लाए थे ये घटिया क्वालिटी के रॉ मटेरियल लेने लग गया, उसमें अपना कमीशन डाल लेता था कि हर परचेज पे कमीशन दो। फिर इधर जिस दोस्त को हल्दी की आउटसोर्सिंग दी थी वो हल्दी के पाउडर में सब चने की दाल मिला के बेच रहा है। अब ये चीज है ना, अगर लंबे समय तक चल जाती तो भाई साहब इनका ब्रांड बनने से पहले ही खराब हो जाता। लेकिन जैसे ये चीज हुई थोड़ी टाइम में इनको पता पड़ गई। कैसे? इसमें भी एक बिजनेस लेसन है। ये क्या थे, शुरुआत से ही परचेजिंग का काम, ग्राइंडिंग का काम, पैकेजिंग का काम, सुपरवाइजिंग का काम ये खुद ही देखा करते थे। तो जब इन्होंने एक बार 2 बार ऐसे सैंपल में देखा, हाथ लगाते ही, स्मेल करते ही पता चल गया भैया कुछ तो गड़बड़ है।
अब जो कुछ व्यक्ति कहते हैं ना कि सर 30 की उम्र में रिटायर हो जाए क्या, 40 में रिटायर हो जाए क्या, बस 2 साल धंधा देखेंगे फिर हम आउटसोर्स कर देंगे, ऑटो पायलट कर देंगे। तो जो बहुत जल्दी ऑटो पायलट कर देते हैं ना, उनके बिजनेस में गड़बड़ होती है, वो पकड़ भी नहीं पाते। पर क्योंकि महाशय जी लंबे समय तक बिजनेस में लगे रहे, तो हर धंधे की ऊपर नीचे एक चीज जानते थे, तो इनसे कोई भी और स्मार्ट इनके सामने बन नहीं सकता। तो फिर इन्होंने क्या चीज की, इन्होंने जैसे ही पता पड़ा दोस्त को रवाना किया, रिश्तेदारों को रवाना किया और सारी आउटसोर्सिंग बंद करके एक नई फैक्ट्री खरीदी। बोले यार लोगों के भरोसे छोड़ो, अपनी फैक्ट्री लेते हैं, मैं ही प्रोडक्शन करूंगा ताकि क्वालिटी कंसिस्टेंट बनी रहे। यहाँ पे अपन आते हैं बिजनेस लेसन नंबर 3 पे, और यह है बिजनेस मैनेजमेंट का लेसन कि भैया बिजनेस के हर पहलू में शुरुआती दौर में इन्वॉल्व हो जाओ। हर काम आपकी आंखों के सामने आपके हाथ से होना चाहिए बिजनेस की शुरुआत में। जब बिजनेस आगे बढ़ने लगे तो आप मौके से हट जाइए, बाकी लोगों को मौका दीजिए, हाथ उसमें मत लगाइए, पर नजरें हमेशा खुली रहनी चाहिए। आपको मैं काम करने से मना कर रहा हूँ, सुपरविजन से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं रोज काम करने से मना कर रहा हूँ, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार चेकिंग से मना नहीं कर रहा। बिजनेस को ऑटो पायलट पे छोड़िए, बट संभालते भी रहिए, क्योंकि पीछे से जाने कौन व्यक्ति क्या कर जाए। तो क्या राहुल जी दिल्ली से इन्होंने इतना सारा व्यापार कर लिया क्या? आप कह रहे हो राहुल जी 1600 करोड़ का टर्नओवर किया, 4.5 करोड़ पर डे। दिल्ली में तो नहीं होता होगा। नहीं सर, इन्होंने अपनी सेल बढ़ाई, और सेल बढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं, एक एक तरीके पे स्टार्ट करते हैं। सेल्स बढ़ाने का पहला तरीका सिंपल सा है, अपने ही प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों को बेचो। तो पहले दिल्ली में एक दुकान थी, 2 करी, 4 करी, 5 करी। तो जिन एरिया के लोग इनकी दुकान तक नहीं पहुंच पाते थे, दुकान दूर पड़ती थी, ये अपनी दुकान की ब्रांच खोल के ऐसे ऐसे एरिया पे गए कि पूरी दिल्ली कवर कर सके। तो पहला काम इन्होंने किया पेनिट्रेशन का, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ो। कुछ डायरेक्ट काम किया, कुछ रिटेलर के थ्रू किया, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू किया, और अलग अलग जगह इन्होंने अपनी पकड़ बनाई। दूसरी सेल बढ़ाई जाती है अपने प्रोडक्ट को बढ़ा के, प्रोडक्ट की बास्केट बढ़ाओ। तो पहले तो ये सिंपल मसाले देते थे कि हल्दी दे दी, मिर्ची दे दी, धनिया दे दिया। फिर उन्होंने कहा इंडिया में क्या है, लोग बाग एक बार में मसाला नहीं लेते, अलग अलग मसाले मिक्स करते हैं, थोड़ी मिर्ची, थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी, और मिक्स करके बनाते हैं। तो इन्होंने कहा क्यों ना मसाले का मिक्स ही दे दो। तो फिर उन्होंने मिक्स मसाले चालू किए। कौन से मसाले थे? पाव भाजी मसाला, छोले भटूरे मसाला, सांभर मसाला। तो अलग अलग चीजों में जो मसाले लगे उसके मिक्स बनाने लगे, वो हो गया इंस्टेंट हिट। तो ऐसा करते करते टोटल 50 से ज्यादा प्रोडक्ट आज की डेट में इनके बाजार में काम कर रहे हैं, जो कि अलग अलग एरिया में काम करते हैं। और एक गृहिणी के पास ऐसा है कि चलो यार MDH की मिर्ची भी लेंगे, धनिया भी लेंगे, हल्दी भी लेंगे, इसका पाव भाजी भी ले लेते हैं, इसका सांभर भी लेते हैं। तो एक ही गृहिणी एक ही घर में बैठ के साउथ की डिश भी बना सकती है, पाव भाजी भी बना सकती है, और सबके मसाले उसके घर में अवेलेबल है, उसको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। तो उसने एक ही ग्राहक को बहुत सारे प्रोडक्ट बेच दिए, तो उससे भी सेल बढ़ती है। तीसरा है नए मार्केट में चले जाओ, और ये इनके मल्टीपल प्रोडक्ट ने को नए मार्केट में जाने में हेल्प की। सांभर मसाला है तो भैया सांभर मसाला लेके साउथ में एंट्री हो सकती है, पाव भाजी मसाला लेके मुंबई में एंट्री हो सकती है। तो अलग अलग एरिया के अलग अलग मसाले लेके देश के अलग अलग कोनों में भी पहुंच गए, और जहां जहां भारतीय रहते हैं और इन मसालों को पसंद करते हैं वहां भी पहुंच गए। तो भारतीय कहाँ रहते हैं? भारतीय तो पूरे विश्व में रहते हैं, इसलिए 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये अपने मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं। तो पहले दिल्ली में एक जगह बेचा, फिर पूरी दिल्ली को बेचा, फिर पूरे देश को बेचा, अब पूरे विश्व को बेच रहे हैं। अब जब ये कंपनी इतने सालों से 100 से ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस भी लगता है, उस कंट्री की अप्रूवल भी लगती है, और उसमें ये जांच में खरे पाए गए तभी वहां पे बेच पा रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली सिंगापुर में, हांगकांग में और अभी मालदीव में कुछ इनके प्रोडक्ट का सैंपल लेके कहा गया कि इसमें भैया एथेनिल ऑक्साइड करके एक ऐसा मटेरियल डाला जाता है जो कि वैसे पेस्टिसाइड के रूप में काम में आता है, और इसमें जो नॉर्मल मात्रा होती है उससे ज्यादा मात्रा में यूज किया जा रहा है, जो कि कैंसर पैदा कर सकता है। अब इस बात को सुन के भाई साहब कई लोगों को तो लग रहा है भैया कि जैसे एक मालदीव है वो एंटी इंडिया है, ये जो आपका हांगकांग है ये चाइना ही है अगेन एंटी इंडिया, तो शायद इंडिया के एक्सपोर्ट को धक्का देने के लिए ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है। तो भारत सरकार ने इसकी तथ्यता को जांच करने के लिए एवरेस्ट मसाला, MDH मसाला, जितनी और मसाला बनाने वाली कंपनी है सबकी जांच के आदेश दे दिए कि भैया अगले 1 हफ्ते में इनके साथ सैंपल लिए जाएं और 20 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए कि भैया ये आरोप सही है कि गलत। अब देखते हैं भाई साहब का रिपोर्ट आती है, क्या कंक्लूजन निकलते हैं, फिर पता पड़ेगा कि ये एक साजिश है या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। अब बात करते हैं भाई साहब MDH की मार्केटिंग के बारे में।
उस समय एक अखबार चला करता था प्रताप अखबार। उस प्रताप अखबार में पहली बार एमडीएच का ऐड दिया। कोई मसाले वाले ऐड नहीं दिया करते थे, इन्होंने पहली बार दिया और भाई साहब इंस्टेंट हिट रहा। दुकान के बाहर जो भीड़ लगी थी उसमें थोड़ा योगदान प्रताप का भी था। फिर जब थोड़ा पैसे आने लगे, बिजनेस आगे बढ़ने लगा, उन्होंने कहा पूरे इंडिया में पकड़ बनानी है तो बोले टीवी पे ऐड शूट करने पड़ेंगे। तो टीवी पे ऐड पे शूट का प्रोग्राम रेडी किया गया और एक शादी का सीन था जिसमें भाई साहब एक बुजुर्ग आएंगे और एक बेटी को आशीर्वाद देंगे। अब भाई साहब वो जो एक्टर था ना जिसको भी लड़की के पिताजी का रोल करना था वो लास्ट टाइम पे गायब। बोले क्या करे भाई साहब, शूट कैसे होगा? तो माशा जी बोले मैं कर लूँ क्या? बोले हाँ यार बाबूजी अब अर्जेंसी है, एक बार तो आप कर लो। एक बार इन्होंने किया, इनको भी मजा आया और वो ऐड भी सुपर हिट गया। उसके बाद इन्होंने कहा मेरे को नीचे सेलिब्रिटी, मैं ही करूंगा सारे ऐड। एमडीएच है मसाले, मसाले खाने पीने की चीज। खाने पीने की चीज में हम कहते हैं कि भैया ये सेफ होनी चाहिए और हम सेफ उस चीज को मानते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं वो भैया सब देख दाख के बताते हैं। तो जब मसाले के पैकेट पे एक बड़े बुजुर्ग का फोटो देखा जाता है, कहता है ये आदमी पे भरोसा है, ये मेहनती है, अच्छा है, अनुभवी आदमी लग रहा है, ये कोई चीज देगा अच्छी देगा, तो उनकी इस इमेज का फायदा ब्रांड को भी मिला। इनका फेस पॉपुलर हो गया तो इनको कभी जिंदगी में किसी सेलिब्रिटी को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में इनके ऐड सस्ते भी थे और इन्होंने लास्ट ऐड जो शूट किया था उस समय ये 97 ईयर के थे। बिजनेस लेसन नंबर 5 और यह है मार्केटिंग का पहला लेसन। अगर आपको ज्यादा कस्टमर चाहिए तो लोग आपको जानेंगे तभी कस्टमर बनेंगे और लोग जानेंगे कैसे? मार्केटिंग। ये ब्रह्मास्त्र है, इसको चलाना सीखो। अब बात करते हैं थोड़े इनके रूटीन के बारे में, इनकी लीडरशिप के बारे में। 2017 में ये बने एफएमसीजी सेक्टर के हाईएस्ट पेड सीईओ। इनकी सैलरी थी 21 करोड़ रुपए। अब बोलो जी इतनी सैलरी भैया तो गजब तरीके से जीते होंगे, लग्जरी जीवन। नहीं साहब, ये उस सैलरी का 90% से ज्यादा डोनेट कर दिया करते थे। 98 की उम्र में इनका स्वर्गवास हुआ। तब तक ये जब तक जीवित थे तब तक रेगुलर बेसिस पे ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान जाते थे और बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व थे। लाख संघर्ष आए, लाख कठिनाई आई, पर इन्होंने जिंदगी जिंदा दिली से जी, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और भारत सरकार ने इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए 2019 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। तो ये जो केस स्टडी हमें सिखाती है ब्रांडिंग, हमें सिखाती है मार्केटिंग, हमें सिखाती है सेल्स, हमें सिखाती है लीडरशिप, हमें सिखाती है मैनेजमेंट और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सिखाती है कि बिजनेस में सफल होने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए कि सर मैं तो आईआईटी से नहीं हूं, आईएम से नहीं हूं। अगले 5वीं पास थे साहब। सुविधा चाहिए सर, पहले 25 लाख का लोन बैंक दे या पिताजी 50 लाख की मदद करे तो व्यापार चालू करूं। सर जी सब कुछ व्यापार जीरो से चालू किया गया टांगे वाले ने, रिफ्यूजी ने। तो आप सफलता किसी की मोहताज नहीं है, सिर्फ आप मेहनत करो, बाजार को समझो और अपना बेस्ट डिलीवर करो। आप कस्टमर की सोचो, कस्टमर आपकी सुनेगा और व्यापार खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा आपको और कोई सवाल या और कोई ऐसी कंपनी या और कोई ऐसा ब्रांड जिसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो आपके लिए अगली केस स्टडी लेके जल्दी हाजिर होते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।